आज हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, और मैं समझता हूँ कि आज अध्ययन क्षेत्र को हम कंप्लीट कर देंगे। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर हमने 7 प्रमुख तथ्यों के बारे में डिस्कशन किया था, और उसमें से 2 तथ्यों को पहले एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। तो जो पहले जो 2 तथ्य थे वो थे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो दूसरा प्रमुख तथ्य था वो था वातावरण के साथ समायोजन, उसका अध्ययन करना जो है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तीसरा बिंदु हम लेते हैं सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका स्कोप के अंतर्गत प्रमुखता से लिया जाता है। उसके अंतर्गत पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के भूदृश्य हमको देखने को मिलते हैं, जो कि मानव के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कार्यात्मक संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यहाँ हम उदाहरण के रूप में यदि देखें तो कई ऐसे वातावरण का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मानव एग्रीकल्चर करता है, मानव मछली पालन करता है, मछली को पकड़ता है, इसी प्रकार से वन को काटकर अपने सेटलमेंट्स को व्यवस्था करता है, इसी प्रकार से नहरें, सड़कें, हवाई अड्डे या बंदरगाह, इस प्रकार के अलग अलग भूदृश्य हमको पृथ्वी पर अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। तो आवश्यकता अनुसार मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण में छेड़छाड़ करके या उसके साथ समायोजन करके अनुकूलन करके अपने अनुकूल बनाता है, और इन्हीं सभी भूदृश्यों का अध्ययन करना हमारे इस बिंदु के अंतर्गत आता है सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। इसके अलावा और यदि हम सांस्कृतिक भूदृश्यों की चर्चा करें तो जैसे रॉकीज और एंडीज पर्वत पर तांबे और चांदी की इनकी जो माइनिंग्स है, इसके लिए बाय एरोप्लेन बड़े बड़े मशीन्स जो है माइनिंग के लिए वहाँ पे स्थापित करी और वहाँ पे एक अलग प्रकार का भूदृश्य उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार से और यदि हम उदाहरण देखें तो कई हमको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भूदृश्य, कहीं पे कृषि से संबंधित भूदृश्य उत्पन्न है और कहीं पे इंडस्ट्री से संबंधित भूदृश्य है। तो इनका अलग अलग भूदृश्यों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना समस्त तथ्यों का वो मानव भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये हम तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम रख सकते हैं। उसके पश्चात संसाधन उपयोग और संसाधनों का नियोजन का अध्ययन, कि संसाधन का उपयोग किस प्रकार किया जाए, उनका नियोजन किस प्रकार किया जाए। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मानव को अपने विकास के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाना है, तो संसाधनों की अनुकूलता और संसाधन की उपलब्धता और उसके साथ साथ उसका विवेकपूर्ण यदि उपयोग वो नहीं करेगा, नियोजित यदि संसाधनों का प्रयोग वो नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका विकास करना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो इस बात का भी अध्ययन करना कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है और उनका नियोजन किस प्रकार से किया जाए कि भावी जो मानव की पीढ़ी आ रही है वो उसका अच्छे से उपयोग करके अपना विकास में उसको अपना सहभागी बनाए, उस पर्यावरण के तत्व को सहभागी बनाए, उस संसाधन को सहभागी बनाए। तो ये चीज का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। तो इसके अंदर संसाधन नियोजन से सीधा सीधा सा अर्थ है, इसके अंदर 2-3 चीजें मुख्य रूप से देखते हैं कि ह्यूमन एंड लैंड रेशो, कि मानव और भूमि का जो अनुपात है, इस चीज के बारे में हम संसाधनों को लेकर उसका नियोजन करते हैं। और दूसरा संसाधन शोषण का जो एक्सप्लोटेशन का जो नीति है उसके बारे में भी अध्ययन करना ऑल ओवर द वर्ल्ड या पृथ्वी के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी अति आवश्यक है। और तीसरा मानव की उन्नति का क्या ढंग है, ये भी हम इस बिंदु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से चौथे वाले पॉइंट में हम इस चीज को सम्मिलित कर सकते हैं। फिर पांचवा जो बिंदु हमारा आता है वो आता है वातावरण के तथ्यों का कालिक क्रम, मीन्स टेम्पोरल सक्सेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, पहले भी हमने देखा कि समय के साथ साथ हर चीज की यूटिलिटी में, हर चीज के उपयोग लेने के तरीकों में, टेक्निक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस सारे परिवर्तनों का अलग अलग संसाधनों के संदर्भ में अध्ययन करना मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें कि किस प्रकार से कालिक के लिए करते हैं, कि जैसे भूमिगत जल है, तो भूमिगत जल का मानव के साथ बहुत ही गहरा संबंध है और बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि भूमिगत जल का पहले उपयोग कैसे किया जाता था, कुओं के द्वारा किया जाता था। 5000 वर्ष पूर्व यदि हम देखते हैं तो भूमिगत जल से रहट बना के हमारे यूपी के अंदर भी इस तरीके की कई चीजें प्रचलन में थी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, लगभग 1970 के आसपास। और धीरे धीरे फिर नलकूपों का हुआ, समरसेबल जो नलकूप है उनका हुआ,
हैंडपंप्स का हुआ। तो ये धीरे धीरे टेक्निक्स बदलने के साथ साथ मानव का भूमिगत जल के साथ जो संबंध था वो टेक्निक्स के साथ समय के साथ साथ बदलता गया। कोई भी एकदम सडनली चेंज नहीं होते पर्यावरण में, चाहे वो मानव की गतिविधियों में। तो धीरे धीरे टेक्निक्स बढ़ने के साथ साथ हम उसका परिवर्तन उस संदर्भ में देखते हैं। इसी प्रकार से यदि पहिए की हम बात देखें तो पहिए का जब आविष्कार हुआ था तो पहिए का आविष्कार होने के बाद गाड़ियां चली, ट्रक, बस, रॉकेट, अब रॉकेट तक आ गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह पुराने से लेके वर्तमान तक समय तक लेके जो भी चेंजेज समय के साथ साथ होते रहे हैं किसी भी संसाधन में और टेक्निक्स में, वो इसके अंतर्गत हम लेते हैं कि किस प्रकार काल के साथ साथ हर संसाधन का उपयोग, उसमें उपयोग में लाने जाने वाली तकनीक, इन सब में परिवर्तन लगातार होता रहा है। इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं, जो कि इस बिंदु के साथ आता है हमारा टेम्पोरल सक्सेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्ट्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम टॉपिक लेते हैं तो आता है रीजनल और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, कि क्षेत्रीय और स्थानिक संगठन कि अलग अलग क्षेत्र किसी पर्टिकुलर संसाधन से डेवलप हुए हैं या किसी की ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं कि वो वहाँ के अलावा कहीं और पे नहीं उपलब्ध हो रही है, तो वहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय संगठन। तो पूरी अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, इन क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन करना, इसके बारे में इसके कारण और प्रभावों का अध्ययन करना, वो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखता से सम्मिलित किया जाता है। तो ये इसके अंदर हम एग्जाम्पल जो देना चाह रहा था वो ये बता देता हूँ आपको कि जैसे पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे नदियों से नहरें निकालकर एक विशेष प्रकार का कृषि भूदृश्य उत्पन्न किया गया है या वहाँ पे विकसित हुआ है, जो कि बंगाल में हमको नहीं देखने को मिलता है, बिहार में देखने को नहीं मिलता है। बिहार के अंदर वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र है। इसी प्रकार से यदि हम किसी औद्योगिक क्षेत्र को देखें तो गन्ना जो है उस पर आधारित जो उद्योग है वो आपको महाराष्ट्र की साइड में, गुजरात की साइड में देखने को मिलेगा, जबकि वो पश्चिम बंगाल में जूट का अपने को उदाहरण देखने को मिलता है। तो वहां पर जूट की एग्रीकल्चर तो उससे संबंधित इंडस्ट्री डेवलप हुई है, जूट पर आधारित उद्योग स्थापित हुए हैं। और वहां पर गन्ने की अधिकता है, तो वहां पे महाराष्ट्र की तरफ जो उद्योग स्थापित हुए हैं वो गन्ने पर आधारित या उसकी कृषि पर आधारित उद्योग है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जो भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, स्थानिक संगठन, उनको हम भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन का वो प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अध्ययन होते हैं रीजनल अलग अलग क्षेत्रों के, इनको भी हम समय के साथ साथ जो परिवर्तन होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा और इसके कारण और प्रभावों को जानने का प्रयास करना मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो दूसरा पॉइंट है आपका स्थानिक संगठनों के अंतर संबंध, कि जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की, उनके अंदर भी आपसी संबंध होता है, एक दूसरे के विकास में वो सहयोगी बनती है। ये इस बात का भी अध्ययन हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें कि हमारे यहाँ पे जो वीट के जो उत्पादन हुआ, तो मैक्सिको का 20वीं शताब्दी के अंदर मैक्सिको का वीट का अपने को पता चला, तो वहां से हम बीज लाए और इंडिया में हमने उसको ग्रो किया। और आज ये स्थिति है कि पिछले दशक के अंदर भारत जो है वो निर्यातक बन गया गेहूं का। तो इस प्रकार के जो आपसी संबंध होते हैं दो रीजनल क्षेत्रों में, दो ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि रीजनल हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की है, उनके आपसी सहयोग से अब फर्दर इस बात की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी कि ऐसे पौधों को लाया जाए जिसके अंदर कम पानी की मात्रा में भी वो उत्पादित हो जाए, तो उनको हम इधर उधर ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर वो उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सम्मिलित करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी हुई है रीजनल, उनको भी एक दूसरे के आपस में सहयोगी हो और इनके आपसी सहयोग का अध्ययन करना भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने ये 7 जो पॉइंट देखे हैं, ये सारे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग को मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको एक बार आप पॉइंट्स में लिख लें और जो इनिशियल स्टेज से अपने 2-3 लेक्चर इसके संबंध में हुए हैं उसको आप अच्छे से देख के और उनके पॉइंट्स बना लें। और लास्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, वो आपके बीए पार्ट सेकंड के दृष्टिकोण से या आपके कंपटीशन एग्जाम्स जो होंगे उनके दृष्टिकोण से, जो भी क्वेश्चंस में बन सकेंगे हम उनको बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये इच्छा रखता हूँ कि एक लेक्चर जो है इसका कंपाइल दूंगा जिसके अंदर जो अब तक अपन लेक्चर पढ़े उससे संबंधित आपके बीए पार्ट सेकंड के लिए या आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट